हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जुलाई सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक इस कोर्स का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है इस कोर्स से संबंधित तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has been appointed as the principal spokespersons of the central government? केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, धीरेन्द्र के ओझा। आपको जानना चाहिए कि धीरेन्द्र के ओझा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल स्पोक पर्सन बनाए गए हैं और साथ ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल भी यही होंगे। आपको जानना चाहिए इस पद पर ये शेफाली बी सारन को सक्सीड कर रहे हैं, जिन्हें पब्लिकेशन डिवीजन का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। व्हाट इज ईरान्स न्यू प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान प्रोफेशनल बैकग्राउंड? ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान किस पेशे से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कार्डियक सर्जन या फिर हार्ट सर्जन। आपको जानना चाहिए कि मसूद पेजेस्कियान ये ईरान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, 69 ईयर ओल्ड हैं और कार्डियक सर्जन है, ये हार्ट सर्जन है और 53.6% वोट इन्होंने प्राप्त किए हैं रन ऑफ इलेक्शन में। और इनके अगेंस्ट जो खड़े थे शहीद जलीली। देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोफेशन इस तरह के लोगों का जानना आवश्यक हो जाता है जो काफ़ी ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। जैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं तो वो कॉमेडियन हैं, तो जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब 1-2 एग्जाम में देखा गया कि पूछा गया था कि वो किस पेशे से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कार्डियक सर्जन है या डॉक्टर आप कह सकते हैं। देखिए, इलेक्शन इसलिए हुए प्रेसिडेंट के ईरान में क्योंकि ईरान के जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे इब्राहिम राइसी, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई मई में, ठीक है, और भी 7 लोग उसमें मर गए थे। तो इसी कारण यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं। ईरान की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल तेहरान है, करेंसी है ईरानियन रियल। यहाँ की पार्लियामेंट को कहते हैं मजलिस और यहाँ के सुप्रीम लीडर जिन्हें रहबर बोलते हैं यह है अली खमेनेई। विच पॉलिटिकल पार्टी डज झारखंड CM हेमंत सोरेन बिलोंग टू? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस राजनीतिक दल से हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर है हेमंत सोरेन। ये तीसरी बार झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने हैं और इन्हें शपथ दिलाई है गवर्नर CP राधाकृष्णन ने, रांची में जो राजभवन है वहाँ पर। आपको जानना चाहिए हेमंत सोरेन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED द्वारा 31 जनवरी 2024 को अरेस्ट कर लिया गया था और अपने अरेस्ट से पहले इन्होंने CM पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया था और चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो अब इनको झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिल गई है और उसके बाद दोबारा से ये CM बन गए हैं। व्हाट स्टेटस हैज़ बीन ग्रांटेड टू मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को क्या दर्जा दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, नवरत्न। आपको जानना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है, इन्होंने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस दे दिया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करते हैं, इसके CMD संजीव सिंघल हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। देखिए, जब किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया जाता है तो थोड़ा उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है। अब वो 1000 करोड़ रुपए तक या फिर उस कंपनी जो नेट वर्थ है उसके 15% तक
किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के अप्रूवल बिना जो है कार्य कर सकता है या फिर इन्वेस्ट कर सकता है। तो उससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होता है। फिलहाल 17 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जिन्हें नवरत्न स्टेटस दिया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इंजीनियर्स इंडिया है, HAL है, MTNL है, नाल्को, NBCC, NMDC, ऑयल इंडिया, PFC, RINL, REC राइट्स, इरेडा, इरकॉन और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। An Indian automaker has introduced the world's first CNG motorcycle. Name the company. एक भारतीय ऑटो कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल पेश की है। कंपनी का नाम बताइए। सही आंसर ऑप्शन ए है बजाज ऑटो। आपको जानना चाहिए बजाज ऑटो जो कि वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है 2 व्हीलर्स की और 3 व्हीलर्स की। इन्होंने फ्रीडम को जो है लॉन्च किया है। फ्रीडम क्या है, वर्ल्ड की फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल है। तो पुणे में लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो बजाज फ्रीडम 125 CNG मोटरसाइकिल इसका नाम है। और फ्यूल कॉस्ट जो है काफ़ी बच जाएगा, लगभग 50% बच जाएगा अगर हम पेट्रोल मोटरसाइकिल से कंपेयर करते हैं। तो 200 किलोमीटर तक चल सकती है केवल 2 kg CNG फ्यूल से। What is the name of the agency transformation project undertaken by LIC? LIC द्वारा शुरू की गई एजेंसी परिवर्तन परियोजना का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है जीवन समर्थ। आपको जानना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है जीवन समर्थ। तो कस्टमर्स की जो बढ़ते ज़माने के साथ जो उनकी नीड्स हैं उनका पूरा करने के लिए ये एक एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके लिए LIC ने AT केयरनी इसके साथ पार्टनरशिप की है। LIC की बात करते हैं तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 19 जून 1956 को पास किया था। और जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट ओनरशिप में आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 96.50% स्टेक है LIC में। 8 जोनल ऑफिसेज हैं LIC के, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, भोपाल और पटना। LIC का मोटो है योगक्षेमम वहामयम, जिसका मतलब होता है योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसको भगवत गीता के 9th चैप्टर से लिया गया है। CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर LIC के सिद्धार्थ मोहंती हैं। Which company has announced its partnership with the Indian Olympic Association as the official principal partner? किस कंपनी ने आधिकारिक प्रमुख भागीदार के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है एक महारत्न और कंपनी है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है। इसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप की है और 4 साल तक के लिए ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर बन गया है पेरिस ओलंपिक 2024 और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 28 के लिए। As part of this collaboration, BPCL will launch a series of campaigns designed to support and uplift the Indian contingent heading to Paris. CMD BPCL के जी कृष्ण कुमार हैं। CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। IO के प्रेसिडेंट PT ऊषा हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT ऊषा हैं। What is the amount of the monetary penalty imposed on Punjab National Bank by the RBI? RBI द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1,31,80,000 रुपये का। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक पर या पब्लिक सेक्टर बैंक पर लगता है तो वो महत्वपूर्ण होता है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1,31,80,000 की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पंजाब नेशनल बैंक पर। और क्यों लगाई है? क्योंकि इन्होंने RBI के जो डायरेक्शंस हैं लोन्स एंड एडवांसेस संबंधित, नो योर कस्टमर संबंधित, इनका अनुपालन नहीं किया। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वाराणसी का भी लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI ने शिमसा सहकार बैंक नियामित मधुर मंडिया डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का भी लाइसेंस रद्द कर दिया। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ? किस बैंक ने एक नया डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने स्मार्ट वेल्थ नाम से एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। द स्मार्ट वेल्थ कम्स लोडेड विथ फीचर्स दैट अलाउ इन्वेस्टर्स नॉट जस्ट टू मेक द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस
बट ऑल्सो टू प्लान देयर फाइनेंशियल जर्नी। तो जैसे आपने देखे ना ये फाइनेंशियल ऐप रहते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी तरह से HDFC ने अपनी ये स्मार्ट वेल्थ डिजिटल इन्वेस्टमेंट ऐप लॉन्च की है। HDFC बैंक की बात कर रहे हैं, MD एंड CEO सहीदर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। पंजाब एंड सिंध बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द डिफेंस सैलरी पैकेज। पंजाब एंड सिंध बैंक ने रक्षा वेतन पैकेज के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर ऑप्शन बी है इंडियन आर्मी। आपको जानना चाहिए कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ एक डिफेंस सैलरी पैकेज साइन किया है जिसमें कई तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा बैंक, इंक्लूडिंग फ्री इंश्योरेंस कवर। तो जो भी सर्विंग पर्सनल हैं, वेटरन्स हैं, ट्रेनीज़ हैं, तो उनको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए तक का प्रोवाइड कराएगा। एयर एक्सीडेंटल कवर 1.2 करोड़ रुपए तक का प्रोवाइड कराएगा। साथ ही बैंक ने MOU साइन किया है मारुति सुजुकी इंडिया के साथ, जिसके तहत मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस जो प्लेटफॉर्म है इसके जरिए व्हीकल लोन्स प्रोवाइड कराया जाएगा। एक एग्रीमेंट IIM अमृतसर के साथ भी लॉन्च किया है या फिर साइन किया है ताकि एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्री इंडक्शन को प्रमोट किया जा सके। साथ ही बैंक ने फिजडम के साथ मिलकर डीमैट सर्विसेज भी शुरू की है। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO स्वरूप कुमार शाह है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। Who has been appointed as the new MD and CEO of SBI General Insurance Company? SBI General Insurance Company के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सही आंसर ऑप्शन सी है नवीन चंद्र झा। देखिए मुंबई बेस्ड SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने नवीन चंद्र झा को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इस पद पर ये किशोर कुमार पोलुदासु को सक्सीड कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 69.95% स्टेक हैं SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। Who is heading the working group formed by SEBI to review derivatives trading norms? डेरिवेटिव ट्रेडिंग मानदंडों की समीक्षा के लिए SEBI द्वारा गठित कार्य समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है। सही आंसर ऑप्शन डी है गोपाल रमन पद्मनाभन। देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया है जो कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग नॉर्म्स को रिव्यू करेगा ताकि जो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन है वो बढ़ सके, रिस्क मैनेजमेंट जो है बढ़ सके। तो 50 मेंबर ये पैनल है, इसकी अध्यक्षता गोपाल रमन पद्मनाभन कर रहे हैं जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इट विल बी टास्क्ड विद मार्केट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन टू इनहेंस रिस्क आर्किटेक्चर ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लिपकार्ट ग्रुप्स न्यू यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऐप। फ्लिपकार्ट समूह के नए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप का नाम क्या है। सही आंसर ऑप्शन डी है super.money। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने एक नई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऐप लॉन्च की जिसका नाम है super.money। आपको बता दें ये ऐप क्या है, इसमें क्रेडिट आप प्राप्त कर सकते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर। ठीक है, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें आपको क्रेडिट प्रोवाइड कराएगा और बाकी एक्सिस बैंक भी है इसमें, इंडसइंड बैंक भी है बैंकिंग पार्टनर इस ऐप के। तो एक तरह की क्रेडिट ऐप है ये। Which shipyard signed an agreement with Germany-based Carsten Reeder Schiffsmacher and Reederei GmbH and Company KG to construct 4 multi-purpose vessels? किस शिपयार्ड ने 4 बहुउद्देश्य वेसल्स के निर्माण के लिए जर्मनी स्थित कास्टन रेडर शिप्समेकलर और रेडीरी GmbH एंड कंपनी KG के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर ऑप्शन डी है GRSC। डिफेंस PSU गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जर्मनी बेस्ड कास्टन रेडर जो भी है कंपनी है इसके साथ। इसके तहत 4 मल्टीपर्पज वेसल्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और डिलीवर किए जाएंगे और प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी $45 मिलियन की। GRSC की बात करें मेरिट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोलकाता में स्थित है और ये फर्स्ट इंडियन शिपयार्ड है जिसने 100 वॉरशिप बनाए हैं। आजकल जितने भी ये शिपयार्ड है इनके जो वो है शेयर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप में से कोई इन्वेस्ट करता है तो देख सकते हो, खास करके मचगांव जो शिप बिल्डर है उसके शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं। विच साउथ कोरियन बॉय बैंड रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एवर यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ। कौन सा दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड हाल ही में युवाओं के लिए पहला यूनेस्को सद्भावना राजदूत बन गया। सही आंसर ऑप्शन सी है 17। साउथ कोरियन बॉय बैंड 17 ये हाल ही में फर्स्ट के पॉप ग्रुप बन गया है जिसे यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ अपॉइंट किया गया है।
तो इनकी अपॉइंटमेंट हाल ही में यूनेस्को हेडक्वार्टर जो पेरिस में यहाँ पर हुई है, और इन्होंने $1 मिलियन डोनेट करने की बात भी कही है, लगभग 8 करोड़ रुपए। साथ ही इन्होंने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, ग्लोबल यूथ ग्रांट स्कीम, यूनेस्को के साथ मिलकर। Which company successfully launched the GOES-U satellite for NASA's National Oceanic and Atmospheric Administration Program? किस कंपनी ने नासा के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए GOES-U उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है SpaceX। देखिए जो SpaceX है, इसने 4th एंड फाइनल सैटेलाइट फॉर नासाज नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट GOES-U इसको लॉन्च किया गया SpaceX के फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा। कहाँ से? नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। आपको बता दें, इस जो ये सैटेलाइट है इसका नाम रखा गया है GOES-19। इससे पहले की जो थी वो थी GOES-T, और GOES का मतलब होता है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। तो ये क्या करेंगी? वेदर से संबंधित वेदर कवरेज और जो भी हैजार्डस एनवायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है, उनको जो है रिपोर्ट करेंगी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट वर्थ हाउ मच विद आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू गिव हाउस लोन्स टू लो इनकम वुमेन? एशियाई विकास बैंक ने कम आय वाली महिलाओं को गृह ऋण देने के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ कितनी राशि के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है $60 बिलियन। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $60 मिलियन का एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट साइन किया है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ, जिसके तहत जो भी लो इनकम और अफोर्डेबल लो इनकम जो महिलाएं हैं, ठीक है, जिनकी इनकम अच्छी नहीं है, तो उनको अफोर्डेबल हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये फाइनेंसिंग की सुविधा आधार हाउसिंग फाइनेंस द्वारा दी जाएगी, खास करके बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। माइंड स्पेस बिजनेस Parks REIT is the first Indian real estate investment trust to issue which type of bonds? Mindspace Business Park REIT किस प्रकार के बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। देखिए जो माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स REIT है, इसने सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स जारी की हैं 650 करोड़ रुपए तक के, और किसे जारी किए हैं? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। और इस तरह से फर्स्ट इंडियन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बन गया है जिसने इस तरह के सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स जारी किए हैं, और इन बॉन्ड्स का टेन्योर कितना रहेगा? 7 साल का। ये इनकी डेफिनेशन देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसके पास गुल्लक है, तो उसने कहा कि आप मेरी गुल्लक में 5 रुपीज़ डालिए डेली, ठीक है, मैं अपना रूम साफ़ रखूँगा। आ रही बात समझ में? उसके मम्मी पापा ने कहा कि अगर तूने साफ़ नहीं रखा तब केवल 1 रुपया डलेगा, और अगर तू साफ़ रखेगा तो डेली 5 रुपये डलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्विस चली। अब सेम अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कंपनी के लिए, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने बॉन्ड इशू किए, मतलब कि उसने पैसे रेज किए, अमाउंट ली है, ठीक है। तो उसने कहा है कि मैं ये जो पैसा है ये सस्टेनेबिलिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन उत्सर्जन कम करने से संबंधित, किसी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से संबंधित, ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूँ। तो अगर वो सही लगा रहा है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर अपना काम कर रहा है जो उसने बताया था कि मैं इस जगह पर पैसे लगाऊंगा, तब क्या होगा? जो उस पर इंटरेस्ट है वो कम लगेगा, ठीक है, उसके फ़ायदा रहेगा। लेकिन बाई चांस अगर वो जो है जितनी उम्मीदों पर जो है खरा नहीं उतर रहा है, ठीक है, जिस वजह से उसने पैसे रेस किए थे, वो काम करने में वो जो है समर्थ नहीं हो पा रहा है या काफ़ी स्लो है, तब जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो ज़्यादा उस पर लगेगा, तो उसे महंगा पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से होता है। यदि आप अच्छा कर रहे हो तो आप लो इंटरेस्ट दोगे, यदि आप जैसा प्रॉमिस किया था आपने पैसे रेस करते हो वैसा नहीं कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। सीधी सी बात है ये। अब आप ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। The prototype of Zoravar was recently unveiled by DRDO. What is Zoravar? जोरावर के प्रोटोटाइप का हाल ही में DRDO द्वारा अनावरण किया गया। जोरावर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा लाइट टैंक। आपको जानना चाहिए कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने जोरावर जो कि एक लाइट टैंक है इसको अनवेल किया है हजीरा गुजरात में। इसका नाम मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह
कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जो जम्मू के राजा गुलाब सिंह के अंडर सर्व कर चुके हैं 19th सेंचुरी में। आपको जानना चाहिए जो लाइट टैंक है इसको पब्लिक प्राइवेट वेंचर के तहत डिज़ाइन किया गया है DRDO और लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। 25 टन का ये व्हीकल है और 2 साल के अंदर इसे डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। आपको जानना चाहिए कि जो हाई एंगल्स एलिवेशन होते हैं वहाँ पर ये फायर करने में सक्षम है और इंडियन आर्मी में 2027 के अंत तक इसको इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस, मोस्ट कॉमनली नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा डिजीज, हैज़ बीन डिटेक्टेड इन विच स्टेट? प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस, जिसे आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा के रोग के रूप में भी जाना जाता है, किस राज्य में पाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, केरल। आपको जानना चाहिए कि एक काफ़ी रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है जो कि फ्री लिविंग अमीबा जो फ्रेश वाटर में होता है इसके कारण होता है और इसका 4th केस केरल में रिपोर्ट किया गया है। तो इसका नाम है प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस, PAM इसको बोलते हैं। काफ़ी डेंजरस है और रेयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन है और ये अमीबा जो है फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स में पाया जाता है। आपको बता दें इसके जो ये एक तरह का एमोबिक एन्सेफ्लाइटिस का ही टाइप है और जो इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं वो बैक्टीरियल मेनिंगिटिस जैसे हैं। इसका मोर्टेलिटी रेट 90% से भी ज़्यादा है और इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली जो ब्रेन सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन्हें अफेक्ट ये करता है। आपको बता दें ये जो भी लोग वार्म फ्रेश वाटर को यूज़ करते हैं तो वो जल्दी एक्सपोज होते हैं और नोज़ के थ्रू ये हमारी बॉडी में जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट करता है। तो ये कैसे भी हमारे सिस्टम में जा सकता है, स्विमिंग के जरिए, डाइविंग के जरिए या फिर और कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसके जरिए। अर्ली स्टेज में पेशेंट में जो है जो मेनिंगिटिस डिजीज़ होता है उसके सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, नोजिया, इस तरह के। हालांकि इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी रेयर इन्फेक्शन है ये और इसकी रिकवरी भी पॉसिबल नहीं होती अगर एक बार किसी को हो जाए। विच एजेंसी डेवलप्ड द जियो पोर्टल्स भुवन पंचायत वर्जन 4.0 एंड नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट NDEM वर्जन 5.0? किस एजेंसी ने जियो पोर्टल भुवन पंचायत और नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, इसरो। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने 2 जियो पोर्टल लॉन्च किए हैं। इन्हें डेवलप किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा। इन जियो पोर्टल के नाम है भुवन पंचायत वर्जन 4.0, ये रूरल लैंड रिकॉर्ड के लिए तैयार किया गया है, और दूसरा है नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट वर्जन 5.0। आपको बता दें इन दोनों ही पोर्टल का मकसद है 1:10,000 स्केल पर हमारे देश की अलग अलग लोकेशंस की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड कराना। द स्मार्ट सिटीज़ मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच डेट? स्मार्ट सिटी मिशन को किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, March 31, 2025। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो कि यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है इसे 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें ये जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन है ये 2020 तक पूरा होना था लेकिन इसको 2 बार एक्सटेंशन दी जा चुकी है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जून 2015 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि 100 सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म किया जा सके और इसका बजट रहा है 48,000 करोड़ रुपए। स्मार्ट सिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप अर्बन एरियाज़ में एक इस तरह की लाइफ स्टाइल या इस तरह की सिटी डेवलप करें जो टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेटिव सोल्यूशन से भरी हुई हो। मिशन डायरेक्टर स्मार्ट सिटीज मिशन के हैं कुणाल कुमार। Where was the 86th session of the Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission held? Codex Alimentarius Commission की कार्यकारी समिति का 86वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, रोम है। आपको जानना चाहिए भारत ने एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में पार्टिसिपेट किया है तो ये 86th सेशन था इस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का। और जी कमला वर्धना राव जो कि CEO हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया इस सेशन में। कहाँ पर हुआ ये? FAO के हेडक्वार्टर्स रोम में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के हेडक्वार्टर्स रोम में।
आपको बता दीजिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, इसको फाओ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा स्टैब्लिश किया गया है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ एंड प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड। वेयर वॉज द ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 हेल्ड? ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए कि 2 दिन का ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है और इस समिट का जो फोकस रहा वो AI डेवलपमेंट के एडवांसिंग से रहा, चाहे वो कंप्यूट कैपेसिटी हो, फाउंडेशनल मॉडल्स हो, डेटा सेट एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, फ्यूचर स्किल्स हो, स्टार्टअप फाइनेंसिंग हो या फिर सेफ AI हो। आपको बता दें इंडिया AI मिशन के ये 7 की पिलर्स हैं। इंडिया AI मिशन यूनियन कैबिनेट द्वारा मार्च 2024 में अप्रूव किया गया था और इसका टोटल बजट 1.25 बिलियन US$ रहने वाला है। यहाँ पर एक नई इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप ऑन AI भी अनाउंस की गई है OECD, OCDE और GPAI के द्वारा न्यू दिल्ली में। GPAI यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें 29 मेंबर कंट्रीज शामिल है और इनका मकसद है जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल, उस अप्रोच को जो है उसके बीच में जो गैप है, यानी कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो थ्योरेटिकल है पर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है ये भी मालूम नहीं है, तो उस गैप को जो है कम करना, ठीक है, यानी कि इम्प्लीमेंट ज़्यादा करना AI से संबंधित जो भी थ्योरी है उन सबको। और भारत 2024 में इसका चेयर है GPAI का। विच मिनिस्ट्री हैज़ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट परी? किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इसको शुरू किया है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के 46th सेशन में, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। प्रोजेक्ट परी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है ललित कला एकेडमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा। तो जो भी जाने माने आर्टिस्ट हैं या फिर कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आर्ट में इंटरेस्ट रहता है, तो हमारे देश के जो भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं उनको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, स्कल्पचर बना सकते हैं, मूरल्स वहाँ पर बना सकते हैं, पेंटिंग्स बना सकते हैं। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म इन्होंने जारी किया है, वहाँ पर अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हैं। द MOU signed between DPIIT and NCAER is aimed at enhancing which sector in India? DPIIT और NCAER के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है? सही आंसर ऑप्शन ए है, लॉजिस्टिक्स। आपको जानना चाहिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है किस तरह से उसको कम किया जा सके, इसको लेकर चर्चा की जाएगी और फ्यूचर प्लान बनाया जाएगा। आपको बता दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की थी 17 सितंबर 2022 में। इसका उद्देश्य था जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब जैसे सामान जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको। Which organization has partnered with MOS Chip Technologies and SocioNext Inc. for the design and development of a high-performance computing processor SoC? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर SoC के डिज़ाइन और विकास के लिए किस एजेंसी ने MOS चिप टेक्नोलॉजीज और सोशियोनेक्स्ट इंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, CDEC। आपको जानना चाहिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC पुणे, इन्होंने MOS चिप टेक्नोलॉजीज इंडिया और सोशियोनेक्स्ट इंक जापान के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर SoC बेस्ड जो है SoC बनाया गया है, डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है और ये आर्म्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और TMC 5nm टेक्नोलॉजी नोड से संबंधित है। आपको जानना चाहिए जो CDEC है ये भारत में जो सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और इसने कुछ इंडिजीनियस कंप्यूट नोड भी डेवलप किए हैं, जैसे रुद्र, त्रिनेत्र इंटरकनेक्ट और सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टैक। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की अगर हम बात करें, इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT द्वारा लॉन्च किया गया और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC पुणे एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलुरु। What is the name of the credit education program launched by the Women Entrepreneurship Platform and TransUnion Civil? महिला उद्यमिता मंच और TransUnion Civil द्वारा शुरू किए गए
क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है शहर। आपको जाना चाहिए शहर जो कि एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP और ट्रांस यूनियन सिविल के द्वारा। तो जो भी महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावरमेंट संबंधित ये कार्यक्रम है, फाइनेंशियल लिटरेसी उनको प्रोवाइड की जाएगी, बिजनेस स्किल्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है, नीति आयोग के तहत आता है और हमारे देश में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए एक एजेंसी है। ये WEP का जो फाइनेंसिंग वुमेन कोलैबोरेटिव है उसका हिस्सा है। आपको जानना चाहिए शहर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया अन्ना रॉय जो कि मिशन डायरेक्टर हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की, और राजेश कुमार जो कि MD and CEO है ट्रांस यूनियन सिविल के। Which Indian university has collaborated with Airbus to strengthen the Indian aviation sector? किस भारतीय विश्वविद्यालय ने भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एयरबस के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा। आपको जाना चाहिए इंडियन रेलवेज का जो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा है और एयरबस, इन दोनों ने ही MOU साइन किया है ताकि इंडियन एविएशन सेक्टर को मजबूत किया जा सके। और इस एग्रीमेंट में एक फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है जो कि 40 गति शक्ति विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स के लिए है, पूरे उनके एंटायर प्रोग्राम ड्यूरेशन के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय में और एयरबस एविएशन चेयर प्रोफेसर पोजीशन भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। यह एग्रीमेंट साइन किया गया अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैं, साथ ही फर्स्ट चांसलर भी हैं इस गति शक्ति विद्यालय के, और किनराजपुर राम मोहन नायडू जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, रवनीत सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज हैं, जया वर्मा सिन्हा जो कि चेयरमैन CEO है रेलवे बोर्ड की। By what percentage did the value of defense production in India grow in fiscal 2023-24 compared to the previous year? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में रक्षा उत्पादन का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 16.7%। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाईएस्ट एवर ग्रोथ अचीव की है यदि हम इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें, यानी कि भारत में जो डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है उसकी बात करें, और मूल्य के टर्म में फाइनेंशियल 2023-24 में, तो जो डिफेंस प्रोडक्शन रहा है हमारी कंट्री में ये 1,26,887 करोड़ रुपए का रहा है, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो 16.7% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, क्योंकि फिजिकल 2022-23 में 1,08,684 करोड़ रुपए का ये रहा था। इस टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में 2023-24 में जो 79.2% कॉन्ट्रीब्यूशन है ये जो डिफेंस PSU हैं उनके द्वारा है, 20.8% प्राइवेट सेक्टर के द्वारा है। आपको जानना चाहिए जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये भी 21,083 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है 2023-24 में, वहीं ये 22-23 में 15,920 करोड़ रुपए था। पिछले 5 सालों में जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये 60% ग्रो किया है। विच कंट्रीज चेस ग्रैंडमास्टर GR रहमान passed away recently mid match due to stroke? किस देश के शतरंज ग्रैंडमास्टर GR रहमान का हाल ही में मैच के बीच में स्ट्रोक के कारण निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। आपको जाना चाहिए बांग्लादेश के टॉप रैंक्ड चेस ग्रैंडमास्टर GR रहमान, इनका 50 की एज में निधन हो गया। ये एक नेशनल चैंपियनशिप खेल रहे थे और तभी इनको एक स्ट्रोक पड़ा और ये कोलैप्स हो गए बोर्ड पर ही। अदर ऑबिचुरीज देख लेते हैं। तेलंगाना के वेटरन कांग्रेस लीडर और फॉर्मर राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्मपुरी श्रीनिवास, इनका 76 की एज में निधन हुआ। वेटरन एक्टर स्मृति विश्वास जिन्होंने कई सारी हिंदी, मराठी और बंगाली फिल्म्स में काम किया, इनका भी निधन हो गया 100 की एज में। वेयर वॉज द वेपन सिस्टम्स स्कूल इनोग्रेटेड बाय IAF चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी? IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा वेपन सिस्टम्स स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। आपको जानना चाहिए एक वेपन सिस्टम्स स्कूल हैदराबाद में इनोग्रेट किया गया है IAF चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के द्वारा। आपको बता दें एक नई ब्रांच ऑफिसर्स की इनोग्रेट की गई थी 2022 में, वेपन सिस्टम ब्रांच, तो उसी के तहत इस स्कूल को ओपन किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड इट्स स्टेक इन विच बैंक फ्रॉम 0.20% टू 2.68%? भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.20% से बढ़ाकर 2.68% कर दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है IDFC फर्स्ट बैंक।
देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपने स्टेक 0.20% से बढ़ाकर 2.68% कर दिए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, एमडी एंड सीईओ वी वैद्यनाथन है। टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। हु वॉन डच मोटोजीपी एंड जर्मन मोटोजीपी? डच मोटोजीपी और जर्मन मोटोजीपी किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, फ्रांसिस्को बैगनैया। देखिए, 2 टाइम डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन फ्रांसिस्को बैगनैया, इन्होंने डच मोटो जीपी जीता है, साथ ही जर्मन मोटो जीपी भी इन्होंने जीता है। बैक टू बैक हुई है रेसेस। और आपको बता दें, जो फ्रांसिस्को हैं ये इटालियन ग्रां प्री मोटरसाइकिल रेसर हैं और डुकाटी लेनोवो टीम के लिए कम्पीट करते हैं। विच मर्सिडीज ड्राइवर वॉन द ब्रिटिश ग्रां प्री? किस मर्सिडीज ड्राइवर ने ब्रिटिश ग्रां प्री जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लुइस हैमिल्टन। आपको जानना चाहिए, लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री जीत लिया है, जो कि सिल्वर स्टोन रेसिंग सर्किट पर आयोजित हुआ। आपको जानना चाहिए कि लास्ट टाइम जब लुइस हैमिल्टन ने कोई ग्रां प्री जीता था तो ये 945 दिन पहले की बात है, 2021 में सऊदी अरेबियन ग्रां प्री इन्होंने जीता था। और उसके बाद से अब ये इन्होंने ग्रां प्री जीता है और ये इनकी 104वीं फॉर्मूला 1 विक्ट्री है। आपको जानना चाहिए, सर की उपाधि ने मिली हुई है सर लुइस हैमिल्टन। ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में मर्सिडीज़ के लिए ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, एक एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है सिल्वर स्टोन से संबंधित कि सिल्वर स्टोन सर्किट कहाँ है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। यहाँ पर मोटर रेसिंग जो होती है वो संपन्न होती है, जैसे कि ये ब्रिटिश ग्रां प्री हुई है। हु क्लिंच द विमेंस 50 kg कैटेगरी गोल्ड मेडल एट द ग्रां प्री ऑफ स्पेन? स्पेन ग्रां प्री में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, विनेश फोगाट। आपको जानना चाहिए, टॉप इंडियन रेसलर विनेश फोगाट, इन्होंने विमेंस 50 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है ग्रां प्री ऑफ स्पेन में। 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं विनेश फोगाट और इन्होंने इस प्रतियोगिता में मैरिया थियोमेरेकोवा को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। Which Indian squash player won both the men's doubles and mixed doubles title at the Asian Doubles Squash Championships? किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अभय सिंह। आपको जानना चाहिए कि एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में इंडिया के अभय सिंह ने 2 टाइटल जीते हैं, एक तो मेंस डबल्स और दूसरा है मिक्स डबल्स टाइटल्स। और ये जो एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप है ये जोहर मलेशिया में संपन्न हुई है। तो मेंस डबल जीतने के लिए तो अभय ने वेलावन सेंथिल कुमार के साथ पेयर्ड किया और जो मिक्स डबल्स टाइटल है वो इन्होंने जीता है ज्योत्सना चिरप्पा के साथ मिलकर। हु डिड ध्रुव सीतावाला डिफीट टू विन द मेंस एशियन बिलियर्ड्स टाइटल? ध्रुव सीतावाला ने किसे हराकर पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पंकज आडवाणी। आपको जानना चाहिए, इंडिया की ध्रुव सीतावाला, इन्होंने मेंस एशियन बिलियर्ड्स टाइटल और अनुपमा रामचंद्र, इन्होंने विमेंस स्नूकर्स टाइटल्स जीता है एशियन चैंपियनशिप में, जो कि रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुई है। ध्रुव सीतावाला ने पंकज आडवाणी को हराया है और अनुपमा रामचंद्रन ने पंचाया चेन्नई, जो कि थाईलैंड की है, इन्हें हराया है। Who won the gold medal in men's javelin throw at the Paris Diamond League? पेरिस डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जूलियन वेबर। आपको जानना चाहिए कि पेरिस डायमंड लीग हाल ही में संपन्न हुई, इसमें भारत के किशोर जीना ये 8th पोजीशन पर रहे हैं मेंस जेवलिन थ्रो में। भारत की नीरज चोपड़ा ने इस इवेंट को स्किप किया ओलंपिक 2024 की तैयारी के लिए। आपको जानना चाहिए, जर्मनी के जूलियन वेबर, इन्होंने 85.91 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है इस पेरिस डायमंड लीग में। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज चेफ डे मिशन फॉर द इंडियन कंटिजेंट एट द ओलंपिक्स 2024? ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गगन नारंग। आपको जानना चाहिए, 4 टाइम ओलंपियन एंड 2012 मेंस 10 मीटर एयर राइफल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गगन नारंग, इन्हें पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए इंडिया का चीफ डे मिशन चुना गया है। जो इंडियन कॉन्टिजेंट है, ठीक है, उनके जो प्रमुख होंगे
उनके जो चीफ होंगे उसे बोलते हैं चीफ डे मिशन। आपको बता दें पहले मैरी कॉम बनाई गई थी, लेकिन मैरी कॉम ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये डिसीजन अनाउंस किया गया इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा के द्वारा। पीवी सिंधु ओलंपिक्स में फीमेल फ्लैग बियरर होंगी भारत की ओर से। आपको जानना चाहिए पेरिस ओलंपिक्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेंगे। Who has become the first women finance minister of the United Kingdom? यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, रेचल रिव्स। आपको जानना चाहिए रेचल रिव्स ये यूनाइटेड किंगडम की फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। आपको बता दें चाइल्ड चेस चैंपियन रह चुकी हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड की इकोनॉमिस्ट भी रह चुकी हैं। हाल ही में हमने जो देखा था कि लेबर पार्टी ने यूनाइटेड किंगडम के जो जनरल इलेक्शन है इन्हें जीता है, और जो कंजर्वेटिव्स का रूल चलता आ रहा था 14 साल से उसे खत्म किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द मित्र वन इनिशिएटिव? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन अनाउंस किया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर पर। तो जो वृक्षारोपण जन अभियान 2024 है इसमें एक्सटेंसिव एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव उत्तर प्रदेश की जो बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर चलाई जाएगी। द यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग विद नेबरिंग कंट्री एंड स्टेट्स टू इनहेंस ग्रीनरी थ्रू द प्लांटेशन ऑफ 35 करोड़ सैपलिंग्स। The Reserve Bank of India has cancelled the certificate of registration of VCT-based Star Finserv India Limited. भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर स्थित स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, हैदराबाद। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की सेक्शन 45 IA6 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शिमसा सहकारा बैंक नियामिता मद्दूर मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक इसका भी लाइसेंस रद्द किया है। वहीं आरबीआई ने पॉलिटेक्स इंडिया लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है। जॉन लैंडो द ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर हु डाइड एज्ड 63 वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स? ऑस्कर विजेता निर्माता जॉन लैंडो का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस फिल्म से वे जुड़े थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, टाइटैनिक। देखिए जॉन लैंडो जो कि एक ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर रहे हैं और डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन के साथ उन्होंने टाइटैनिक, अवतार जैसी मूवीज़ पर कार्य किया है। 63 की एज में इनका निधन हो गया है। आपको बता दें इन्हें बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला था 1997 की टाइटैनिक के लिए। अमेरिकन टेनिस प्लेयर विक सेक्सियास इन्होंने 15 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीते 1950s के टाइम पर, और इनका निधन हो गया है 100 की एज में। वहीं आपको जानना चाहिए पहलवान सुब्बा जो कि सिक्किम के फर्स्ट इलेक्टेड लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, इनका भी निधन हो गया 90 की एज में। What is the name of Space Machines Company's spacecraft to be launched by ISRO in 2026? 2026 में इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले स्पेस मशीन्स कंपनी के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्टिमस। आपको जानना चाहिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और स्पेस मशीन्स कंपनी इन्होंने एक डेडिकेटेड लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के स्पेस कोलैबोरेशन में एक नया कदम है। आपको जानना चाहिए ये एग्रीमेंट इंडिया स्पेस कांग्रेस 2024 जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ यहाँ पर साइन किया गया, और स्पेस मशीन कंपनी का जो सेकंड ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट इसका 2026 में इसरो का जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SSLV इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो 450 kg का ये ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट है। आपको बता दें इस मिशन का नाम दिया गया है स्पेस मैत्री, यानी कि मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन। NSIL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राधाकृष्णा दुरईराज। Who has been appointed as the national president of the Indian Bullion and Jewelers Association for 2024-29 2024-29 के लिए इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, पृथ्वीराज कोठारी। देखिए इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने 2024 से 29 तक के लिए पृथ्वीराज कोठारी जो कि रिद्धि सिद्धि बुलियन लिमिटेड से हैं
इन्हें नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। वहीं अक्षा मोहित काम्बोज इन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। और सुरेंद्र मेहता सीए इन्हें नेशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। विच बैंक हैज साइंड सुमित नागल एज इट्स ब्रांड एंडोर्सर? किस बैंक ने सुमित नागल को अपना ब्रांड एंडोर्सर के रूप में अनुबंधित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने टेनिस प्लेयर सुमित नागल को अपना ब्रांड एंडोर्सर घोषित किया है या साइन किया है। नागल फिलहाल हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन सिंगल्स टेनिस प्लेयर हैं। हाल ही में उन्होंने 71 रैंकिंग हासिल की है सिंगल्स में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। एमडी एंड सीईओ देवदत्त चंद्र हैं। चेयरमैन हसमुख अदिया हैं। हेडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात में है। Recently, in which state urban local bodies elections were held after a gap of 20 years? हाल ही में किस राज्य में 20 वर्षों के अंतराल के बाद शहरी स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड। आपको जानना चाहिए कि 2.23 लाख वोटर्स ने यहाँ पर नागालैंड में हाल ही में अर्बन लोकल बॉडीज़ में पार्टिसिपेट किया है। 20 साल बाद यहाँ पर ये अर्बन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए हैं। आपको बता दें, इन इलेक्शंस में 33% सीट्स या वार्ड्स ये महिलाओं के लिए आरक्षित रही हैं। और इसी वजह से 2 डेकेड से जो है यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए थे, क्योंकि लोग जो है विरोध कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। नागालैंड में आपको बता दें 3 म्यूनिसिपल काउंसिल हैं, दीमापुर, कोहिमा और मोकोकचुंग, और 36 टाउन काउंसिल हैं। आपको बता दें नागालैंड म्यूनिसिपल एंड टाउन काउंसिल एक्ट ये 2001 में पास किया गया था। तब इसमें ये 33% का जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है ये प्रोविज़न नहीं था, ठीक है। पर आर्टिकल 243 कहता है कि ऐसा होना चाहिए। फिर अमेंड किया गया 2006 में और ये रिजर्वेशन लाया गया, ठीक है। लेकिन जब इलेक्शन कराने की कोशिश की गई तब यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिला सोशल और अपेक्स ट्राइबल ग्रुप्स से। 60 मेंबर स्टेट असेंबली ने नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट ऑफ 2023 जो है पास किया 9 नवंबर को लास्ट ईयर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप इलेक्शन करवाइए, और उसी के तहत ये इलेक्शन अब हुए हैं 20 साल बाद। तो महत्वपूर्ण है न्यूज़ भी। Which company has Ashok Leyland Limited entered into a strategic pact with to provide customized vehicle financing solution? अशोक लेलैंड लिमिटेड ने अनुकूलित वाहन वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ रणनीतिक समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बजाज फाइनेंस। आपको जानना चाहिए अशोक लेलैंड ने एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ, जिसके तहत कस्टमाइज व्हीकल फाइनेंसिंग सोल्यूशन इसके कस्टमर्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। जो अशोक लेलैंड के कस्टमर हैं उनको फाइनेंसिंग की सुविधा देगा बजाज फाइनेंस। द MOU वुड इनेबल बोथ अशोक लेलैंड एंड बजाज फाइनेंस टू ऑफर कस्टमाइज्ड एंड सीमलेस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू देयर कस्टमर्स, द कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर सेड इन अ स्टेटमेंट। Which subsidiary of TVS Mobility Group has acquired the Italy-based Roberto Nuti Group? टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप की किस सहायक कंपनी ने इटली स्थित रोबर्टो न्यूटी ग्रुप का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, SI एयर स्प्रिंग्स। आपको जानना चाहिए टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप की सब्सिडरी SI एयर स्प्रिंग्स, इन्होंने इटली बेस्ड एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लायर है रोबर्टो न्यूटी ग्रुप, इसको एक्वायर कर लिया है। आपको बता दें ये जो पैक्ट हुआ है दोनों ही कंपनीज के बीच में से 100% जो है रोबर्टो न्यूटी ग्रुप को टीवीएस मोबिलिटी ने इनडायरेक्टली परचेज कर लिया है अपनी होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी SI एयर स्प्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, और अब इसको दोबारा रीलॉन्च किया जाएगा कंपनी के रूप में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक? बंधन बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, रतन कुमार केश। आपको जानना चाहिए प्राइवेट सेक्टर लेंडर बंधन बैंक, इन्होंने रतन कुमार केश जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इस बैंक के, इन्हें इंटरिम MD एंड CEO नियुक्त किया है 3 साल के लिए, या फिर जब तक नए मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट नहीं हो जाते। आपको बता दें कोलकाता बेस्ड ये बंधन बैंक के MD एंड CEO चंद्रशेखर घोष जी रिटायर हो चुके हैं 9 जुलाई को, और लगभग जो है 1 डेकेड ये इस पोजीशन पर रहे हैं। आपको बता दें चंद्रशेखर घोष ये फाउंडर रहे इस बैंक के, और 23 अगस्त 2015 को यूनिवर्सल बैंक के रूप में इसने कार्य को शुरू किया था इस बैंक ने, और इंडिया का फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये रहा जिसने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया था RBI से। Which former Indian cricketer has been appointed as the head coach of the Indian men's national cricket team? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को भारतीय पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गौतम गंभीर। आपको जानना चाहिए BCCI ऑनरेरी सेक्रेटरी जे शाह, इन्होंने अनाउंस किया है
कि फॉर्मर इंडिया ओपनर गौतम गंभीर ये इंडियन मेंस नेशनल टीम के हेड कोच नामित किए गए हैं। आपको बता दें इनसे पहले ये भूमिका राहुल द्रविड़ निभा चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि भारत ने जीता, इसी के साथ राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी एंड हो चुका है। गौतम गंभीर श्रीलंका का जो दौरा होने वाला है भारतीय क्रिकेट टीम का जुलाई 27, 2024 से, इसी दौरे से अपना चार्ज संभालेंगे। आपको जानना चाहिए थोड़ा सा गंभीर के बारे में। इन्होंने भारत को सभी फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट किया है 2003 से 2016 के बीच में। 2019 से 2024 के बीच में ये 17th लोकसभा के मेंबर भी रहे। इन्हें 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा साल 2019 में। और रिसेंटली कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर की भूमिका भी इन्होंने निभाई और IPL टाइटल इनकी टीम ने जीता है। इन विच ईयर वॉज द अवार्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अनाउंस्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 2019। आपको जानना चाहिए एक स्पेशल सेरेमनी हुई क्रेमलिन सेंट एंड्रयू हॉल में। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन ने रशिया का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जिसका नाम द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है, उन्हें सम्मानित किया है। आपको बता दें ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2019 में अनाउंस किया गया था, पर फिजिकली अब दिया गया है। आपको जानना चाहिए ये जो अवार्ड है इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1698 में सर पीटर द ग्रेट द्वारा की गई थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट इंडियन लीडर है जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर हैं। इन्होंने 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट की अध्यक्षता की है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर। साथ ही मॉस्को में टूम ऑफ द अननोन सोल्जर में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। Which country's highest civilian honor was conferred on SCL Tech chairperson रोशनी नादर मल्होत्रा? SCL Tech की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है फ्रांस। आपको जानना चाहिए SCL Tech चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, इन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है। आपको बता दें इस अवार्ड की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्टी द्वारा की गई थी और फ्रांस और भारत के बीच जो संबंध है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनमें कंट्रीब्यूशन के लिए रोशनी नादर मल्होत्रा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ महीने पहले हमने देखा था कि शशि थरूर को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि 11 जुलाई 1987 की बात है जब वर्ल्ड पॉपुलेशन 5 बिलियन हो गई थी, तो तभी से इस डे की शुरुआत हुई। इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम रहेगा लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। What is the name of the helicopter the Indian Navy bid adieu to after 17 years of service? भारतीय नौसेना द्वारा 17 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त किए गए हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन ए है UH-3H। आपको जानना चाहिए इंडियन नेवी ने 17 साल की सेवा के बाद UH-3H हेलीकॉप्टर को रिटायर कर दिया है। आपको बता दें इसने कई सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में अपना सहयोग दिया है। और जो इसका डी इंडक्शन सेरेमनी है ये INS देगा विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। UH-3H हेलीकॉप्टर को रिप्लेस किया जाएगा Sea King 42C हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। आपको बता दें इंडियन शोर्स में 2007 में इसकी उपस्थिति की गई UH-3H की और 2009 में इसे इंडक्ट किया गया था। व्हाट इज सेबेक्स 2? सेबेक्स 2 क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोजिव। आपको जानना चाहिए भारत ने काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन प्राप्त किया है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इसने सेबेक्स 2 जो कि एक नया एक्सप्लोजिव है इसे डेवलप किया है। आपको बता दें नया एक्सप्लोजिव जो ट्राई नाइट्रोटोल्यून है, TNT जिसे बोलते हैं, इससे 2.01 टाइम्स मोर लीथल है, मोर खतरनाक है। आपको बता दें कोई भी एक्सप्लोजिव होता है उसकी लिथैलिटी TNT इक्विवेलेंस के टर्म्स में मेज़र की जाती है।
यानी कि जो TNT के कंपेयर में कितना एक्सप्लोसिव है वो। तो ज़्यादातर से जो कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव हैं ग्लोबली यूज़ किए जाते हैं उनका TNT इक्विवेलेंस 1.25 से 1.30 तक रहता है, लेकिन जो ये SABEX-2 है इसका TNT इक्विवेलेंस 2.01 है, जिससे पता चलता है काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है। The high performance explosive evaluated and certified by the Indian Navy represent one of the most powerful non-nuclear explosives globally. इसे डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड EEL के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, और ये किस पर बेस्ड है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी पर। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ALOS-4? हाल ही में किस देश ने एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ALOS-4 लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जापान। आपको जानना चाहिए जापान ने हाल ही में H3 रॉकेट के जरिए एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और ये सैटेलाइट मिलिट्री एक्टिविटी को मॉनिटर करने की कैपेबल है। इसका नाम है एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ALOS-4। तनेशिमा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। आपको बता दें इसका जो प्राइमरी एम रहेगा वो अर्थ ऑब्जर्वेशन रहेगा और डेटा कलेक्शन रहेगा डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए, मैप मेकिंग के लिए, और कहीं पर मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, तो उसको भी जो है ये मॉनिटर कर सकता है मिलिट्री एक्टिविटी को, खास करके नॉर्थ कोरिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस प्राइमरली टारगेटिंग विच मार्केट्स? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मुख्य रूप से किस मार्केट को लक्ष्य करते हुए यूनियन प्रीमियर शाखाएं लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन डी है, रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स। आपको जानना चाहिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स हैं, यहाँ के जो हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं, उनके लिए यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस लॉन्च की हैं। तो कई तरह के वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ये ब्रांचेस सर्व करेंगी। रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स के जो हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं उन्हें पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर भी इन ब्रांचेस में रहेगा, जो कि लोगों की बैंकिंग नीड्स को एड्रेस करेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO A मनी मेघालय है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड एन MOU टू एस्टैब्लिश 3 स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज इन विच सिटी? रक्षा मंत्रालय ने किस शहर में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, चेन्नई। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए चेन्नई में 3 स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करने के लिए MOU साइन किया है। तो ये MOU डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत साइन किया गया है, जो भी तमिलनाडु इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, और इस मौके पर डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर आरामने भी मौजूद रहे। आपको बता दें 400 करोड़ की आउटले के साथ जो DTIS है, यानी कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा साल 2020 में लॉन्च किया गया था। Which state government issued an order giving 33% reservation to women in cooperative institutions? किस राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का आदेश जारी किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड। आपको जानना चाहिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक इशू जारी किया है, एक ऑर्डर इशू किया है। उसमें बताया गया है कि जो भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। तो इससे जो 10 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और 670 मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं राज्य में, इनमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। Which authority has entered into a ₹850 crore agreement with the German Development Bank KfW to finance urban infrastructure development? किस प्राधिकरण ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 850 करोड़ रुपए का समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA। आपको जानना चाहिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जर्मन स्टेट ओन डेवलपमेंट बैंक KfW के साथ, जिसके तहत 850 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। द फंड प्रोक्योर्ड फ्रॉम KfW एंड MMRDA's resources will be primarily allocated towards various sustainable development projects within and around the Mumbai metropolitan region. Which countries exchanged list of civilian prisoners and fishermen under the bilateral agreement on consular access? कॉन्सुलर एक्सेस पर द्विपक्षीय समझौते के तहत किन देशों ने नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको जानना चाहिए हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान ने
डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू नई दिल्ली में और इस्लामाबाद में जो भी सिविलियन प्रिजनर्स हैं और फिशरमैन हैं एक दूसरे की कस्टडी में, उनकी लिस्ट जारी की है। आपको बता दें बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस 2008 के तहत इस तरह की लिस्ट एक्सचेंज की जाती है हर साल 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। तो इसमें बताया गया है कि भारत में 366 सिविलियन प्रिजनर्स हैं और 86 फिशरमैन हैं इसकी कस्टडी में, भारत की कस्टडी में, जो पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के पास 43 सिविलियन प्रिजनर्स हैं और 211 फिशरमैन हैं इसकी कस्टडी में जो इंडियन है। What is the name of the rooftop solar initiative launched by Tata Power Solar Systems Limited in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए रूफटॉप सोलर पहल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है घर घर सोलर, टाटा पावर किसान। आपको जानना चाहिए टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेटिव रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में, और स्टार्ट कहाँ से किया है? वाराणसी से। तो इनका मकसद है घर घर सोलर टाटा पावर के संग ये इनिशिएटिव है, और मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में, लगभग 10 लाख घरों में जो रूफटॉप सोलर पैनल्स हैं वो लगाए जा सकें। टाटा पावर के CEO एंड MD प्रवीण सिन्हा है। इन 2023 हाउ मच डिड इंडिया रिसीव इन रेमिटेंसेज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट? विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत को कितना रेमिटेंस प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है $120 बिलियन। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने अपने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट में बताया कि भारत को 2023 में $120 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, यानी कि 7.5% की इंक्रीज देखने के लिए मिली है। भारत के बाद मैक्सिको दूसरे नंबर पर है, फिर चाइना, फिर फिलीपींस और फिर पाकिस्तान। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मिला है। रेमिटेंस भारत को सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स से मिला है, उसके बाद दूसरे नंबर पर यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये भी बताया गया है कि 2024 में 3.7% की वृद्धि के साथ भारत में जो रेमिटेंस है ये $124 बिलियन हो जाएगा, और 2025 में 4% इंक्रीज के साथ $129 बिलियन हो जाएगा। Who has been appointed as the chairman of the advisory committee on national accounts statistics to decide new base year for GDP? GDP के लिए नया आधार वर्ष तय करने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है विश्वनाथ गोल्डर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने एक 26 मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स को सेटअप किया है, जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP, इसका बेस ईयर डिसाइड करेंगे। आपको बता दें विश्वनाथ गोल्डर जो कि फॉर्मर प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के, ये इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं। बेस ईयर के अलावा इस पैनल का ये भी कार्य रहेगा कि किस तरह से GDP को और भी जो इंडिसेस हैं जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके साथ कैसे अलाइन किया जा सके। कमेटी का जो टेन्योर है 5 साल का रहेगा, या फिर जब तक कि नेक्स्ट बेस ईयर पर इनका काम पूरा ना हो जाए तब तक। अकॉर्डिंग टू द UNCTAD रिपोर्ट अ वर्ल्ड ऑफ टेट 2024, व्हाट वाज द ग्लोबल पब्लिक डेट इन 2023? UNCTAD की रिपोर्ट अ वर्ल्ड ऑफ डेट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण कितना था? सही आंसर ऑप्शन सी है $97 ट्रिलियन। हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD के द्वारा, टाइटल है अ वर्ल्ड ऑफ डेट 2024 अ ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। इसमें बताया है कि ग्लोबल डेट क्राइसिस काफ़ी बढ़ गया है वर्ल्ड में, और 2023 में जो ग्लोबल पब्लिक डेट है ये $97 ट्रिलियन पहुंच गया है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में 2 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ इसे कंपेयर करें जो पब्लिक डेट है। 2023 में भारत का जो पब्लिक डेट है ये $2.9 ट्रिलियन रहा, यानी कि GDP का 82.7%। द अमेरिकन गैम्बिट्स टीम ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर R. अश्विन हैज़ बिकम द co-owner इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? भारतीय क्रिकेटर R. अश्विन जिस अमेरिकन गैम्बिट्स टीम के सहमालिक बने हैं उसका संबंध किस खेल से है? सही आंसर ऑप्शन ए है चेस। आपको जानना चाहिए इंडिया ऑफ स्पिनर R. अश्विन, ये अमेरिकन गैम्बिट्स जो कि एक नई टीम है जो ग्लोबल चेस लीग के 2nd एडिशन में खेलेगी, पार्टिसिपेट करेगी, इसके को-ओनर बने हैं। आपको बता दें ग्लोबल चेस लीग एक जॉइंट वेंचर है टेक महिंद्रा और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बीच में। अमेरिकन गैम्बिट्स
को बाकी जो ओनर हैं वो प्रचुरा पीपी हैं, वेंकट के नारायणा हैं, और ये टीम चिंगारी गल्फ टाइटंस को रिप्लेस कर रही है। ग्लोबल चेस लीग की अगर हम बात करें तो इसमें 6 फ्रेंचाइजीज हैं और हर एक में 6 प्लेयर्स खेलते हैं। इसका जो पहला सीज़न है ये दुबई में हुआ था 21 जून से 2 जुलाई 2023 के बीच। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जुलाई 12। आपको जानना चाहिए कि हर साल 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है। नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफजई का आपने नाम सुना ही होगा, तो उन्हीं के सम्मान में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। आपको जानना चाहिए मलाला ने साल 2014 में 17 साल की एज में नोबेल पीस प्राइज़ भी जीता है, क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन को एडवोकेट ये करती रही हैं। आपको बता दें इस डे की शुरुआत 12 जुलाई 2013 में की गई थी, क्योंकि 2012 में तालिबान गनमैन द्वारा पाकिस्तान में इन्हें शॉट कर दिया गया था, क्योंकि जो फीमेल एजुकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। आपको जानना चाहिए 12 जुलाई को ही पेपर पैक डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। 1852 में फ्रांसिस वॉले, जो कि एक स्कूल टीचर हैं, इन्होंने पेपर बैग्स प्रोड्यूस करने की फर्स्ट मशीन इन्वेंट की थी। आपको जानना चाहिए 12 जुलाई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स भी ऑब्जर्व किया जाता है। What was the value of the RBI's Financial Inclusion Index (FI Index) in March 2024? मार्च 2024 में RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक का मूल्य क्या था? सही आंसर ऑप्शन डी है 64.2। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स (फाई इंडेक्स) जो कि हमारे देश में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो किस एक्सटेंट तक पहुंचा है, इसको मेज़र करता है। ये मार्च 2024 में 64.2 था, जबकि एक साल पहले मार्च 2023 में 60.1 ये रहा है। तो रीज़न ये रहा इसके बढ़ने का, क्योंकि जितने भी सब इंडिसाइज हैं उन सब में अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। आपको बता दें इसमें जो फाइनेंशियल इंक्लूजन कैप्चर किया जाता है वो 0 से 100 के स्केल पर किया जाता है। 0 मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, ठीक है, और 100 के पास जितना जाएंगे इसका मतलब फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो 64.2 है, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर हम बढ़े हैं। आपको जानना चाहिए इसमें 3 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। पहला है एक्सेस, जिसका वेटेज 35% है इस इंडेक्स में। दूसरा है यूजेस, जिसका वेटेज 45% है, और 20% वेटेज के साथ क्वालिटी थर्ड ब्रॉड पैरामीटर है। आपको जानना चाहिए 97 इंडिकेटर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। फाई इंडेक्स को आरबीआई ने 2021 में डेवलप किया था, कोई भी इसका बेस ईयर नहीं है, और ये हर साल जुलाई के महीने में पब्लिश किया जाता है। विच पार्टी वॉन द मोस्ट सीट्स इन द 2024 यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन? 2024 के यूरोपीय संसद चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, द यूरोपियन पीपल्स पार्टी। आपको जानना चाहिए 2024 यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन हाल ही में संपन्न हुए यूरोपियन यूनियन के, और आपको बता दें 10th पार्लियामेंट्री इलेक्शन रहे हैं जब से इनकी शुरुआत हुई 1979 से, और ब्रेक्सिट के बाद ये पहले यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन रहे हैं। टोटल 720 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्ट किए गए, और 27 मेंबर स्टेट्स के 450 मिलियन पीपल ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें 361 सीट्स चाहिए होती है मेजोरिटी प्राप्त करने के लिए। सेंटर राइट यूरोपियन पीपल्स पार्टी, जिसका नेतृत्व उर्सुला वॉन डेर लेयन करती हैं, इन्होंने मोस्ट सीट्स जीती हैं इस यूरोपियन पार्लियामेंट में। आपको जानना चाहिए यूरोपियन पार्लियामेंट सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरेट है पूरे वर्ल्ड में भारत की पार्लियामेंट के बाद, और 5 साल के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू। आपको बता दें पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर्स स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लक्समबर्ग सिटी में है। Which two countries agreed to increase their bilateral trade to $100 billion by 2030? कौन से दो देश 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंडिया एंड रशिया। आपको जानना चाहिए भारत और रशिया सहमत हुए हैं कि हम 2030 तक अपना जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार है, उसको $100 बिलियन तक ले जाएंगे। साथ ही वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए हम अपनी नेशनल करेंसीज को यूज़ करेंगे ट्रेड के लिए। आपको बता दें हाल ही में 22nd एनुअल समिट हुई है भारत और रशिया के बीच में, और भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इसमें पार्टिसिपेट किया है।
रशिया ये भी एग्री हुआ है कि हम जो इंडियन डायस्पोरा है रशिया में, उनके लिए 2 नए कॉन्सुलेट ओपन करेंगे, एक तो काजान में और एक येकातेरिनबर्ग में। साथ ही भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी पैक्ट साइन करना चाहता है, इस पर भी चर्चा हुई है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में आते हैं रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया। विच कंट्री चेयर्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग एज चेयर ऑफ द कोलंबो प्रोसेस? कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में किस देश ने अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। आपको जानना चाहिए कि भारत के पास जो कोलंबो प्रोसेस है, इसकी चेयर पहले बार आई है, यानी कि अध्यक्षता भारत पहली बार कर रहा है और अपनी अध्यक्षता के तहत पहली मीटिंग इसने हाल ही में संपन्न की है। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लेवल मीटिंग इसको कहा गया है। कहाँ पर? जेनेवा में। जेनेवा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का हेडक्वार्टर्स है, IOM का हेडक्वार्टर्स है। तो IOM ने जो है अपना हेडक्वार्टर्स प्रोवाइड कराया हुआ है इस कोलंबो प्रोसेस को, यहीं पर इसकी मीटिंग्स होती हैं। आपको बता दें, कोलंबो प्रोसेस एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है। 12 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें एशिया से, और ज़्यादातर वे हैं जहाँ से माइग्रेंट वर्कर्स काफ़ी संख्या में बाहर कार्य करते हैं। आपको जानना चाहिए किस तरह से ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को मैनेज किया जाए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर आइडिया शेयर किए जाते हैं। और मई 2024 में भारत पहली बार इसका अध्यक्ष बना कोलंबो प्रोसेस का, 2024 से 2026 के लिए। ठीक है, 2003 में इस कोलंबो प्रोसेस की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से पहली बार है जब भारत इसका अध्यक्ष बना है। विच बैंक लॉन्च द स्टूडेंट सैफिरो फॉरेक्स कार्ड? किस बैंक ने स्टूडेंट सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ICICI बैंक। आपको जानना चाहिए ICICI बैंक ने स्टूडेंट सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया, जो कि एक प्रीमियम फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं। दिस कार्ड इज पावर्ड बाय वीज़ा और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स और काफ़ी कन्वीनियंस है ये स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, ताकि वो एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं अब्रॉड में उनको मैनेज कर सके, जैसे एडमिशन फ़ीस, कोर्स रिलेटेड फ़ीस, अदर डे टू डे एक्सपेंसेस। आपको बता दें, ये कार्ड से जो है आप 15 करेंसीज में जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, किसी भी तरह का क्रॉस करेंसी मेकअप चार्ज दिए बिना। What is the name of the health plan launched by 197 Communications Limited for its merchant partners? 197 Communications Limited द्वारा अपने व्यापारी भागीदारों के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, हेल्थ साथी। आपको जानना चाहिए 197 Communications Limited जो कि पेटीएम ब्रांड को ओन करता है, इसका ओनर है, इसने हेल्थ साथी जो कि एक एक्सक्लूसिव हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान है जो इसने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए लॉन्च किया है। इसे अवेलेबल कराया है पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप पर। तो इसका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है 35 रुपीज़ पर मंथ है, और पेटीएम हेल्थ सफारी में जो भी मर्चेंट्स हैं जो पेटीएम के साथ जुड़े हुए हैं उनको अनलिमिटेड डॉक्टर टेली कंसल्टेशन और इन पर्सन डॉक्टर विजिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। Which Indian was named ICC's Women's Player of the Month for June? किस भारतीय को जून के लिए ICC महिला खिलाड़ी नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, स्मृति मंदाना। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2024 डिक्लेयर कर दिए हैं, और पहली बार दोनों विनर्स जो हैं भारत से हैं। तो जो मेल विनर है वे हैं जसप्रीत बुमराह, फीमेल विनर कौन है? स्मृति मंदाना। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब से अवार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए 2021 से कि किसी एक ही देश के प्लेयर्स ने दोनों अवार्ड्स जीते हों, मेंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। हु विल लीड द 28 मेंबर इंडियन एथलेटिक्स कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स? पेरिस ओलंपिक में 28 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स दल का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, नीरज चोपड़ा। आपको जानना चाहिए नीरज चोपड़ा ये 28 मेंबर इंडियन एथलेटिक्स कॉन्टिजेंट जो पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाली है भारत से, इनको लीड करेंगे। आपको बता दें इस एथलेटिक्स स्क्वाड में 17 मैन हैं और 11 विमेन एथलीट्स हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इस बार मैराथन रेस वॉक मिक्स रिले इवेंट को इंट्रोड्यूस किया है, जबकि मेंस 50 किलोमीटर रेस वॉक को एक्सक्लूड कर दिया है ओलंपिक से। Who has recently become the third Indian women's tennis player to win an ITF Pro title? हाल ही में ITF Pro खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सहजा यमलपल्ली। आपको जानना चाहिए सहजा यमलपल्ली
ये केवल तीसरी इंडियन वुमेन्स टेनिस प्लेयर बनी है जिन्होंने ITF प्रो टाइटल जीत लिया है। हाल ही में इन्होंने सो कॉल प्रो सीरीज में जो है विजय हासिल की है यूनाइटेड स्टेट्स में। आपको जाना चाहिए इससे पहले ये कीर्तिमान सानिया मिर्जा और करमान थंडी अचीव कर चुके हैं। हु वॉन द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर मिस AI ब्यूटी पेजेंट? विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, केंजा लाली। आपको जाना चाहिए मोरक्कन AI इन्फ्लुएंसर केंजा लाली ये वर्ल्ड की फर्स्ट एवर AI ब्यूटी पेजेंट बनी है। ठीक है, आप कह सकते हैं मिस AI बनी है। इनको क्रिएट किया गया है मोरक्को की मैरियम बेसा के द्वारा। आपको जाना चाहिए $20,000 का ग्रैंड प्राइज इनको दिया गया है। और बाकी आपको जाना चाहिए जो कंपटीशन है ये वर्ल्ड AI क्रिएटर अवार्ड्स जो है फैनव्यू जो क्रिएटर कंटेंट वेबसाइट है इसके साथ मिलकर आयोजित किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड फ्री हायर एजुकेशन पॉलिसी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड OBC गर्ल्स? किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और OBC की लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा नीति की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए हाल ही में महाराष्ट्र ने माझी लड़की बहन स्कीम अनाउंस की थी जिसमें 21 से 60 साल तक की वुमेन को 1500 रुपये की मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाते हैं। और इसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने एक और पॉलिसी लाई है महिलाओं के लिए। इसका नाम है इसमें जो है हायर एजुकेशन जो भी गर्ल्स प्राप्त करना चाहती हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती हैं, सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस से आती हैं या फिर OBC से आती हैं, तो उनकी हायर एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री रहेगी। क्राइटेरिया ये है कि जो एनुअल इनकम है उनकी फैमिलीज़ की वो 8 लाख इससे कम होनी चाहिए। और 2024-25 से ही इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 906 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल ने हाल ही में एक रेजोल्यूशन भी पास किया है जिसके तहत मुंबई के 7 रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने की बात की गई है। तो ये है कर्वे रोड स्टेशन, इसको लाल बाग नाम दिया जाएगा। मैरीन लाइंस को मुंबा देवी, चरनी रोड को गिरगांव और सेंट्रस रोड को डोंगरी, कॉटन ग्रीन को काला चौकी, डोकयार्ड रोड को मचगांव और किंग सर्कल को तीर्थंकर पार्श्वनाथ नाम दिया जाएगा। Which 3 states had the highest share of informal sector enterprises in both rural and urban areas in 2022-23? 2022-23 में किन 3 राज्यों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। आपको जाना चाहिए उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। ठीक है, इनमें इनका हाईएस्ट शेयर रहा है। यदि हम इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो या फिर अर्बन एरियाज़ में हो 2022-23 में, तो ऐसा लेटेस्ट एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, उसमें शो किया गया है। तो उत्तर प्रदेश ने 13.83% शेयर है इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस का, और उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल आता है जो सेकंड पोजीशन पर है और जिसका कि 12.04% है, और फिर महाराष्ट्र आता है 9.37% इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज शेयर के साथ। आपको बताते हैं जो लोएस्ट शेयर है इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस का, ये उत्तराखंड, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड किया गया। विच कंट्री बिल्ड अ न्यू प्रेसिडेंशियल पैलेस इन वानुअतु? किस देश ने वानुअतु में नया राष्ट्रपति भवन बनाया है? सही आंसर ऑप्शन ए, चाइना है। आपको जानना चाहिए चाइना ने जो साउथ पैसिफिक नेशन है वानुअतु, इसमें नया प्रेसिडेंशियल पैलेस बनाया है। वानुअतु जो है चाइना के जो है डेट के तले काफ़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है। हालांकि चाइना का कहना है कि हमने जो है इनको अपनी तरफ से गिफ्ट किया है। वानुअतु की बात करें, कैपिटल पोर्ट विला है, करेंसी वातु है। हु रिसीव्ड द स्पाइस अवार्ड 2024 फ्रॉम ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च? ICR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान से स्पाइसेस पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सोपना कलिंगल। देखिए सोपना कलिंगल, ये कलिंगल प्लांटेशन की ओनर हैं, इन्हें स्पाइस अवार्ड 2024 दिया गया है। ये अवार्ड ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च द्वारा दिया गया है। द अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू हर फॉर हर इनिशिएटिव्स in enterprise diversification and integrated crop management strategy promoting a sustainable spice-based cropping system.
विच फर्म सप्लाइड द इंडिजीनियस चिप बेस्ड 4G मोबाइल बेस स्टेशन टू द इंडियन आर्मी? किस कंपनी ने भारतीय सेना को स्वदेशी चिप आधारित 4G मोबाइल बेस स्टेशन की आपूर्ति की? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा सिग्नलट्रॉन। देखिए, इंडियन आर्मी ने पहली बार इंडिजीनियस चिप बेस्ड 4G मोबाइल बेस स्टेशन इंडक्ट किया है और ये इसने प्रोक्योर किया है बेंगलोर बेस्ड फर्म सिग्नलट्रॉन से ई मार्केट प्लेस पोर्टल के द्वारा। आपको बता दें, जो चिप यूज्ड हुई है सह्याद्री LT बेस स्टेशन में, इसको डेवलप किया है सिग्नल चिप ने। तो जो मेजॉरिटी बेस स्टेशन हैं भारत में वो मेड इन इंडिया नहीं है, ठीक है, वो बाहर से ही इंपोर्ट किए जाते हैं, या अगर कोई मेड इन इंडिया भी है तो उसमें इंडिजीनियस चिप नहीं है इनसाइड। हाउ मच फंडिंग हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB एंड लेसर फ्लोरिकन इन इंडिया? भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है 56 करोड़ रुपीज़। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने 56 करोड़ रुपीज़ अप्रूव कर दिए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेजर फ्लोरिकन के कंजर्वेशन के नेक्स्ट फेज के लिए 2024-29 तक के पीरियड के लिए। तो इसमें हैबिटेट डेवलपमेंट, इन सितु कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ये सभी डेवलप किए जाएंगे। आपको बता दें, ये जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है 2016 से ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट द्वारा चलाया जा रहा है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और लेसर फ्लोरिकन है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं और अब तक भारत में केवल 140 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और 1000 से भी कम फ्लोरिकन्स जो है मौजूद है। विच कंट्रीज टू-डे विजिट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली कंक्लूड अ फर्स्ट बाय इंडियन PM इन द कंट्री इन 41 ईयर्स? पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न की, जो 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस देश की पहली यात्रा है? सही आंसर ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया। आपको जानना चाहिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिन की विजिट ऑस्ट्रिया में कंक्लूड की है। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रिया इस साल 2024 में 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रिया के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ये 1949 में इस्टेब्लिश किए थे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ऑस्ट्रिया यदि कोई प्राइम मिनिस्टर गया था लास्ट टाइम तो वो थी इंदिरा गांधी जी। जून 1983 में ये गई थी। तो उसके बाद अब ये 41 साल हुआ है जब कोई प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया में गए हैं। तो कहीं कहीं आपको ये 40 ईयर्स भी देखेगा, या 40 ईयर्स बाद, या फिर कहीं कहीं आपको 41 ईयर्स भी देखने के लिए मिला न्यूज़ में, है ना। तो 40 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप कह सकते हैं कि 41 सालों में, है ना। अभी 41वां साल ये चल रहा है। आपको जानना चाहिए, यहाँ पर ऑस्ट्रिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नोबेल लॉरिएट एंटोन जेलिंगसर से भी मिले हैं। ये ऑस्ट्रिया के ही हैं, फिजिसिस्ट हैं, और इन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स मिला था साल 2022 में इनके क्वांटम मैकेनिक्स वर्क के लिए। Who has been appointed as the executive director in Oriental Insurance Company Limited? Oriental Insurance Company Limited में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा रश्मि वाजपेयी। आपको जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने 8 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में। देख लेते हैं एक एक करके। रश्मि वाजपेयी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। अमित मिश्रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं OICL में, यानी कि इसी कंपनी में, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। हितेश रमेश चंद्र जोशी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं GIC री में। राधिका CS ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है GIC री में। T बाबू पॉल ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। प्रसाद CG ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं NICL में। सुनीता गुप्ता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है UIICL में। और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं दशरथी सिंह। हु विल बी द कन्वीनर ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद में संयोजक कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है पूनम गुप्ता। आपको जानना चाहिए, जो 16th फाइनेंस कमीशन है इन्होंने एक एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की है और इसमें काफ़ी एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं जैसे DK श्रीवास्तव, पूनम गुप्ता, प्रांजल भंडारी, राहुल बाजीराव और नीलकंठ मिश्रा। आपको बता दें, जो फाइनेंस कमीशन है उनको टर्म ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में ये जो एडवाइजरी काउंसिल है ये अपनी सलाह देगी।
पूनम गुप्ता इस एडवाइजरी काउंसिल की कन्वीनर होंगी और आपको बता दें इनका रोल ये रहेगा कि जो भी रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च स्टडीज़ हैं, वो फाइनेंस कमीशन के सामने पेश करना। आपको जानना चाहिए जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसकी अध्यक्ष अरविंद पनागड़िया हैं और फाइनेंस कमीशन का टास्क होता है कि सेंट्रल टैक्सेस किस तरह से स्टेट्स के साथ, जो सेंट्रल रेवेन्यू है किस तरह से स्टेट के साथ शेयर किया जाए, उसके बारे में ये लोग अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। अंडर विच ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म वॉज द पल्सेस एक्सपोर्ट टू म्यांमार कंडक्टेड। म्यांमार को भारत द्वारा दालों का निर्यात किस ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, रूपी क्याट। आपको जानना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए की वैल्यू के पल्सेस म्यांमार भेजे गए हैं भारत से और रूपी क्याट ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत ही पहली ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि अपनी अपनी करेंसीज में इस व्यापार को किया गया है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैकेनिज्म विल सिंप्लीफाई ट्रेड ट्रांजैक्शंस एंड मेक देम मोर एफिशिएंट। इट विल रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विद करेंसी कन्वर्जन्स। तो करेंसी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, और रूपी क्याट ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आपको जानना चाहिए म्यांमार के बारे में, कैपिटल नेपिडो है और करेंसी है म्यांमार क्याट। तो अगर आपको म्यांमारी करेंसी पता है तो आप इसका आंसर कर देते हैं। विच इंडियन स्टेट पब्लिश्ड द ड्राफ्ट ऑफ द गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। किस भारतीय राज्य ने गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक का मसौदा प्रकाशित किया? सही आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक है। आपको जानना चाहिए जो कर्नाटक गवर्नमेंट है इसने कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल का मसौदा या ड्राफ्ट पब्लिश किया है और ऐसा करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है भारत में राजस्थान के बाद। तो ड्राफ्ट पेश किया है, अभी बताया है जनता को कि ये चीज़ें हम अपने बिल में लाने वाले हैं और सजेशन कोई हो तो वो आप बता सकते हैं। तो जो भी गिग वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए उसके प्रोविजंस इसमें रहने वाले हैं। इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि गिग वर्कर कौन है। गिग वर्कर वो है जो किसी गिवन रेट ऑफ पेमेंट पर कार्य करता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही डिफाइन होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उसकी नौकरी होती है, ये सब बताया गया है, ठीक है। और ये भी जान लीजिए कि ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2029-30 तक भारत में 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स हो सकते हैं। लगभग 2 लाख गिग वर्कर्स स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, अर्बन कंपनी, पोर्टर, डुंजो, अमेजन, फ्लिपकार्ट इस तरह की कंपनीज में कार्य करते हैं बेंगलुरु में ही अकेले, ठीक है, केवल बेंगलुरु में 2 लाख गिग वर्कर्स कार्य करते हैं। गिग वर्कर्स आप समझ रहे हैं, देखिए जैसे फ्रीलांसर होते हैं ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और जैसे ये है आपका जोमेटो है, ठीक है, ऑर्डर आता है अपना, ठीक है, ऑर्डर होता है, फिर OTP वगैरह पूछते हैं, ऑर्डर देकर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो काम होते हैं आप इनको परमानेंट इन नेचर नहीं कह सकते, या फिर आप ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे ऑफिस वाले काम होते हैं 9 to 5, ठीक है। इसमें पहले से ही टर्म एंड कंडीशन भी आपकी साइन रहती है कि इस तरह का कार्य है और सोशल सिक्योरिटी भी इसमें प्रोवाइड नहीं की जाती है, मतलब एक तरह का ऑफिस वर्क नहीं आप इसको कह सकते। विच बैंक विल रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ 7500 करोड़ रुपीज़ थ्रू एडिशनल Tier 1 एंड Tier 2 बॉन्ड्स। कौन सा बैंक एडिशनल Tier 1 और Tier 2 बॉन्ड के माध्यम से 7500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको जाना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा 7500 करोड़ रुपीज़ की एडिशनल कैपिटल रेज करेगा एडिशनल Tier 1 एंड Tier 2 बॉन्ड्स इशू करके, और इसकी अप्रूवल इसे अपने बोर्ड से मिल भी चुकी है। और इसके अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए ये रेज करेंगे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के माध्यम से, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स हैं उनको फाइनेंस किया जा सके और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको फाइनेंस किया जा सके। बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज एम्प्लॉयमेंट रेट grow in the fiscal year ended March 31st, 2024 according to RBI report। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारत की रोजगार दर कितने प्रतिशत बढ़ी? सही आंसर ऑप्शन सी है, 6%। देखिए जो कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट है ये 6% से बढ़ा है, जो ये फिस्कल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2024 तक, जबकि 2022-23 में ये 3.2% था, 3.2% था। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा ने बताया है। इसमें बताया गया है कि जो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट है ये 4.67 करोड़ रुपए 67 करोड़ बढ़कर 64.33 करोड़
हो चुका है 2023-24 में। 2022-23 में ये 59.67 करोड़ था। तो आरबीआई की ऐसी रिपोर्ट है, इसका नाम है मेजरिंग प्रोडक्टिविटी एट द इंडस्ट्री लेवल द इंडिया KLEMS डेटाबेस। KLEMS मतलब कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल एंड सर्विसेज। इस डेटाबेस में 27 इंडस्ट्रीज़ को कवर किया गया है, जो कि मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर वर्कर्स हैं। Who has been appointed as the new director of the Indian Agriculture Research Institute IARI? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपने नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है TR शर्मा। आपको जानना चाहिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इन्होंने TR शर्मा को अपना नया डायरेक्टर नियुक्त किया है और ये रिप्लेस कर रहे हैं अशोक के सिंह को। बाकी आपको IARI के बारे में जानना चाहिए, इसे पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं और एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन के लिए ये भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट है। पूसा इंस्टीट्यूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओरिजिनली इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में पूसा बिहार में ही, फिर 1936 में से दिल्ली में रिलोकेट किया गया। हाउ मच इज द लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ दैट एक्सिम बैंक हैज प्रोवाइडेड टू गयाना फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट? एक्सिम बैंक ने गयाना को सौर फोटोवोल्टाइक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए कितनी ऋण सहायता प्रदान की है? सही आंसर ऑप्शन डी है 2.5 मिलियन $। आपको जानना चाहिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गयाना के साथ, जिसके तहत गयाना में सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए 2.5 मिलियन $। की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सिम बैंक द्वारा गयाना को दी गई है। और ये जो सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट है, ये चेदी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट गयाना में सेटअप किए जाएंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिए और ये कहा कि आप अपनी मर्जी से जब चाहे इसमें से जितने चाहे निकाल सकते हैं। तो उसने पहले खर्च किए तो 20 रुपये उसने निकाल लिए, ठीक है, 20 रुपये उसने निकाल लिए और अभी भी उसके पास 80 रुपये बचे हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, मान लीजिए, और उसने 20 रुपये निकाल लिए तो 40 रुपये उसके खर्च हो गए, अभी भी 60 रुपये उसके पास बचे हैं। अब उसने क्या किया कि जो 40 रुपये उसने लिए थे वो दोबारा रिपे कर दिए, ठीक है। तो उसने रिपे कर दिए, फिर से उसके पास मेरी तरफ से जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो 100 रुपये की हो गई, फिर से वो उन 100 रुपये को अब दोबारा से खर्च कर सकता है। मान लीजिए अगली बार उसने 60 रुपये निकाले किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, उसने रिपे कर दिए, फिर से उसके बाद 100 रुपये की वो लाइन ऑफ क्रेडिट आ गई, ठीक है। इस तरह से कार्य करता है। बाकी गयाना के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल जॉर्ज टाउन है, करेंसी है गयानीज डॉलर। एक्सिम बैंक की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1982 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत हुई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई में, हर्षा बांगरी इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। विच स्टेट वॉन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024? किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, इन्हें बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कमेटी के द्वारा। आपको जानना चाहिए यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने यह अवार्ड न्यू दिल्ली में मिस्टर शिंदे को दिया है। जो ये 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कमेटी 2024 कॉन्क्लेव है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ केरला P सदाशिवम के द्वारा। महाराष्ट्र की बात करते हैं, कैपिटल मुंबई है, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, गवर्नर रमेश बैस हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर एट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। आपको जानना चाहिए फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, इन्हें नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। ये प्रो बोनो बेसिस पर कार्य करेंगी। प्रो बोनो बेसिस का मतलब होता है कि अवैतनिक, यानी कि इनको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, इसके लिए एक तरह से आप वॉलंटरी सर्विस इसको समझ सकते हैं। आपको जानना चाहिए जो डॉक्टर स्वामीनाथन है, ये टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करेंगी देश में जो भी ओवरऑल स्ट्रेटजी है, जो हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इसके जो गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए एडवाइस अपने यहाँ पर देंगी। आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड में जो टीबी बर्डन है उसका 25% इंडिया अकाउंट करता है, ठीक है। 25% केसेस भारत में टीबी के पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, और 2024 में 25 लाख नए केसेस टीबी के
रिपोर्ट किए गए हैं। विच गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू वेव द रजिस्ट्रेशन टैक्स ऑन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स? किस सरकार ने हाइब्रिड कारों पर पंजीकरण कर माफ करने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि ग्रीन व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन टैक्स हम माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर 100% वेवर जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी पर प्रोवाइड किया जा रहा है जो भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उन पर। दिस मूव विल प्राइमरली बेनिफिट मैन्युफैक्चरर्स लाइक मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर एंड होंडा कार्स इंडिया। ठीक है, आप हाइब्रिड कार्स मतलब जो पेट्रोल पर भी चल सकें और ई व्हीकल की तरह भी कार्य कर सकें। जैसे वो होती है ना सबमरीन, है ना, सबमरीन जब सरफेस के ऊपर आती है, वाटर सरफेस के ऊपर आती है तो डीजल पर कार्य करती है, जब वाटर के नीचे चली जाती है तब जो बैटरीज होती हैं उनसे कार्य करती है, उनसे ऑपरेट होती हैं, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, कोई मीटिंग हो रही है हाइब्रिड मोड पर हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो फिजिकली भी हो रही है और ऑनलाइन भी हो रही है। ठीक है, लोग डिजिटली भी कनेक्ट हैं और इन पर्सन भी बैठे हुए हैं किसी हॉल वगैरह में जहाँ भी हो रही है। विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट लोकेशन फॉर जेन AI इन्वेंशन? कौन सा देश जेन AI आविष्कार में शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जानना चाहिए यदि हम जेन AI इन्वेंशन की बात करें तो भारत 5th बिगेस्ट लोकेशन है इस मामले में। ठीक है, 1350 पेटेंट्स ग्लोबली हम भारत से जो है फाइल किए गए हैं जेन AI के लिए, ऐसा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ने बताया है। और टॉप पर कौन है? चाइना, जहाँ से 38,000 जेन AI पेटेंट्स फाइल किए गए हैं। उसके बाद फिर US आता है, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया आता है, फिर जापान और फिर 5th नंबर पर इंडिया। तो जेन AI का मतलब है जनरेटिव AI। ठीक है, यानी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई नया आविष्कार कर रहे हैं या फिर कोई कुछ भी आप नया जो है जनरेट कर रहे हैं। कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है जो बिल्कुल नई हो, उसको बोलते हैं जनरेटिव AI। ठीक है, अब जैसे कोई AI मॉडल है, ठीक है, पहले AI मॉडल को ट्रेन किया जाता है, उनको उनके अंदर खूब इन्फॉर्मेशन ठूस दी जाती है। तो मान लीजिए कोई AI हमने बनाया है रेसिपी से संबंधित, तो जितनी भी रेसिपी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़, क्या क्या मसाले डलते हैं उसमें, सब हमने उस में फीड कर दिया। ठीक है, AI मॉडल में उसको ट्रेन कर दिया। अब कोई रैंडमली किसी ने आया, उसने कहा कि ऐसे ऐसे मसाले डालकर मुझे कोई सब्ज़ी बनानी है तो उसकी कोई रेसिपी बताओ, तो वो अपने आप उस जितना भी डेटा उसके अंदर फीड है वहाँ से सब कुछ एकत्र करके और वो कोई ऐसी रेसिपी बना देगा जो यूज़र को चाहिए, तो उसको बोलते हैं जनरेटिव AI। ठीक है, कोई नई रेसिपी बना दी उसने जो उसके अंदर डेटा फिट था उसकी सहायता से। ग्लोबली जो इमेज और वीडियो डेटा है, ठीक है, ये ज़्यादा रहता है जेन AI पेटेंट्स में, यानी कि किसी भारत के लोगों ने कोई इमेज से संबंधित AI बनाया हो या फिर वीडियो से संबंधित कोई AI टूल बनाया हो तो वो सबसे ज़्यादा रहता है जहाँ पर पेटेंट्स फाइल किए गए हैं। उसके बाद फिर टेक्स्ट, फिर स्पीच या म्यूज़िक। हु हैज़ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड टू हेड द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी फॉर वाइस चांसलर्स इन वेस्ट बंगाल? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों के लिए खोज सह चयन समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जस्टिस UU ललित। आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, इन्हें सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया है और इनका कार्य रहेगा जो वेस्ट बंगाल में यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट करना। तो जस्टिस ललित के अलावा इस कमेटी में 5 और मेंबर रहेंगे और हर यूनिवर्सिटी के लिए 3 नाम जो है प्रिपेयर करेंगे, उनके बाद उन्हें सेलेक्ट करेंगे। विच ग्रुप विल बी स्पॉन्सरिंग द इंडियन टीम ट्रैवलिंग टू पेरिस फॉर द 2024 ओलंपिक गेम्स? 2024 ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस जाने वाली भारतीय टीम को कौन प्रायोजित करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, अडानी ग्रुप। आपको जानना चाहिए अडानी ग्रुप जो इंडियन टीम है जो पेरिस में ट्रैवल करने वाली है 2024 ओलंपिक गेम्स के लिए, उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है। बाकी आप जानते हैं कि भारतीय शटलर PV सिंधु और टेनिस स्टार शरत कमल, ठीक है, टेबल टेनिस स्टार शरत कमल, ये दोनों ही इंडिया के फ्लैग बीरर रहेंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। Who among the following has joined the board of directors of the US India Strategic and Partnership Forum USISPF? निम्नलिखित में से किसे US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, सूर्यकांत।
आपको जाना चाहिए इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट सेक्टर लीडर सूर्यकांत जो कि टाटा सन्स से हैं, इन्हें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है। द USISPF is a non-profit organization that aims to strengthen the strategic partnership between US and India by promoting business and economic ties. Who has been reappointed as the chairman and managing director of Indian Energy Exchange IEX? भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सत्यनारायण गोयल। देखिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड ने सत्यनारायण गोयल या SN गोयल को फिर से चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है और रोहित बजाज को जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। अगर हम IEX की बात करते हैं तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। इसकी स्थापना 27 जून 2008 को हुई थी, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। अंडर द स्त्री इनिशिएटिव सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स विल बी फैसिलिटेटेड फॉर हुम? स्त्री पहल के तहत किसके लिए इलेक्ट्रिक साइकिल के माध्यम से सस्टेनेबल परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन सी है, रूरल एंटरप्रेन्योर्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक MOU साइन किया है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ, और ताकि जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स स्त्री नाम की जो स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विमेन के लिए, इसको अच्छे से लागू किया जा सके अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। तो जो स्त्री है इसका मकसद क्या है? रूरल इकोनॉमी को एम्पावर करना, स्पेशली जो रूरल वुमेन है उनको इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स प्रोवाइड कराना। आपको जाना चाहिए जो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड है ये सब्सिडरी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की, जो कि जॉइंट वेंचर है कई सारी पावर सेक्टर कंपनीज का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Which bank has partnered Receivables Exchange of India Limited to offer pre-shipment financing solution? प्री-शिपमेंट फाइनेंसिंग समाधान की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, DBS बैंक इंडिया। आपको जानना चाहिए DBS बैंक इंडिया ने रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, इसके साथ प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस के लिए पार्टनरशिप की है। तो देखिए, जो फॉरेन बैंक्स होते हैं वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराते हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। पोस्ट शिपमेंट मतलब कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। लेकिन प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग अब DBS बैंक इंडिया प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट करने से पहले का जो खर्चा होगा उसके लिए फाइनेंस की जरूरत होगी तो DBS बैंक इंडिया प्रोवाइड कराएगा। DBS बैंक इंडिया एक सिंगापुर का मल्टीनेशनल बैंक है और आपको बता दें भारत में जिसकी ब्रांच है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जो है सुरजीत सोम है। What anniversary did the 2024 वाशिंगटन समिट कॉमेमोरेट? 2024 वाशिंगटन शिखर सम्मेलन किस वर्षगांठ के रूप में मनाया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 75th एनिवर्सरी ऑफ NATO। देखिए, 2024 वाशिंगटन समिट हाल ही में वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है, इसे आप NATO समिट्स भी कह सकते हैं। तो इसमें जो भी NATO है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो 32 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके हेड्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें 4 अप्रैल 1949 को जो ये NATO है इसकी स्थापना हुई थी और इस साल 2024 में 75th एनिवर्सरी NATO की मनाई जा रही है। तो NATO की स्थापना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को साइन किया गया था वाशिंगटन DC में, तब इसकी स्थापना हुई थी और ये चौथी बार है जब यूनाइटेड स्टेट्स में NATO समिट को आयोजित किया जा रहा है। और पहली समिट है स्वीडन की भी जिसने NATO को ज्वाइन किया है, और लास्ट समिट है NATO के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलटेनबर्ग की, क्योंकि जो मार्क रूटे हैं वो अब नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं NATO के। ऑफिशियल टाइटल क्या है इस 2024 वाशिंगटन समिट का? यूक्रेन एंड ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है।
और कोई भी अगर आपका डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ज्वाइन करते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।